नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र जीएसटी डिपार्टमेंट ने 12 जनवरी 2021 को ट्रेड सर्कुलर जारी करके यह स्पष्टता की कि इससे पहले वे सीबीआईसी द्वारा जारी सर्कुलर्स को फॉलो करते थे, लेकिन अब से वे महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट के अंडर अपने अलग से सर्कुलर इश्यू करेंगे और वही महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए लागू होंगे। इस 12 जनवरी के ट्रेड सर्कुलर के आधार पे मीडिया के कुछ सेक्शंस में कंट्रोवर्शियल न्यूज़ दिए गए हैं कि अब से महाराष्ट्र जीएसटी और सीबीआईसी आमने सामने आ गए हैं। इसी के संदर्भ में सर्कुलर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट के रिसेंट सर्कुलर का क्या महत्व है, उस पर आज चर्चा करेंगे। सीजीएसटी का सेक्शन 168 उसके अंतर्गत सर्कुलर्स, इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस इश्यू करने का सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स को पावर है। इसी प्रकार का पावर कमिश्नर स्टेट टैक्स को रिस्पेक्टिव स्टेट जीएसटी एक्ट के अंडर में है। यहाँ पर सर्कुलर क्यों इश्यू किया जाता है उसका भी पर्पज इसमें बताया है। फॉर द पर्पज ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, अलग अलग एसेसिंग ऑफिसर या लोअर फॉर्मेशन अलग अलग इंटरप्रिटेशन ना करे। इसलिए जहां पर आवश्यक लगता है वहां पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स सर्कुलर इश्यू करके कुछ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करते हैं, कई मुद्दों पर क्लैरिफिकेशन इश्यू करते हैं। यह जो सर्कुलर इश्यू करते हैं उनका क्या महत्व है, इसके बारे में जब सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 था उसके अंतर्गत माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स हैं। कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज वडोदरा वर्सेस धीरेन केमिकल इंडस्ट्रीज, इस जजमेंट के अंदर बोर्ड का सर्कुलर एसएससी की फेवर का था, लेकिन जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तब एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का जो फ्रेज था जिसके बारे में बोर्ड का सर्कुलर एसएससी की फेवर में था, उसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से किया वह इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट की फेवर में था। यह जजमेंट देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा we need to make it clear that regardless of the interpretation that we have placed on the said phrase, if there are circulars which have been issued by the Central Board of Excise and Customs which place a different interpretation upon the said phrase, that interpretation will be binding upon the revenue. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने चाहे जो भी इस फ्रेज का मतलब यहाँ पर इंटरप्रिटेशन किया हो, लेकिन यदि कॉन्ट्ररी सर्कुलर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स का है तो वह इंटरप्रिटेशन रेवेन्यू के ऊपर अर्थात सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग रहेगा। इसका अर्थ कई ऑफिसर्स ने यह निकाला कि चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट हो, लेकिन रेवेन्यू ऑफिसर्स के लिए जो बोर्ड का सर्कुलर है वही बाइंडिंग है। यह जो व्यू था उसके क्लैरिफिकेशन के लिए कल्याणी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इट इज क्लियर दैट सर्कुलर्स ऑफ द बोर्ड कैन नॉट प्रिवेल ओवर द लॉ लेड डाउन बाय दिस कोर्ट, कि जो बोर्ड का सर्कुलर है वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर प्रिवेल नहीं कर सकता। इस जजमेंट के अंदर जो धीरेन केमिकल के जजमेंट का पैरा 9 था उसका सही मतलब क्या था वह भी बताया गया और अंत में यह भी कहा गया कि जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का
या हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है तो वह मानना होगा, और बोर्ड का सर्कुलर जो है वह यदि कॉन्ट्ररी है तो उस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट का डिसीजन प्रिवेल करेगा। इसके बाद में रतन मेल्टिंग एंड वायर इंडस्ट्रीज का जो केस था, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने, अर्थात माननीय 5 जजों की बेंच ने डिसाइड किया था। इसका पैरा 6 काफी महत्वपूर्ण है। Circulars and instructions issued by the board are no doubt binding in law on the authorities under the respective statute. जो सर्कुलर्स बोर्ड के द्वारा इश्यू किए गए हैं वह सबॉर्डिनेट अथॉरिटी के लिए तो बाइंडिंग है, बट when the Supreme Court or the High Court declares the law on the question arising for consideration, लेकिन जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने लॉ डिक्लेयर कर दिया है किसी क्वेश्चन के ऊपर, तो it would not be appropriate for the court to direct that the circular should be given effect to and not the view expressed in a decision of this court or the high court. तो उस केस में कोर्ट के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह ऐसा निर्देश दे कि आप बोर्ड के सर्कुलर को तो माने लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट या माननीय हाई कोर्ट के डिसीजन को ना माने। So far as the clarification circular issued by the central government and of the state government are concerned, they represent merely their understanding of the statutory provisions. यह सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी क्लैरिफिकेशन या सर्कुलर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करती है वह केवल उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि कानून क्या बता रहा है। दे आर नॉट बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट, वे कोर्ट पर किसी भी प्रकार से बाइंडिंग नहीं है सर्कुलर्स या क्लैरिफिकेशन। It is for the court to declare what the particular provision of statute says and it is not for the executive. कोई भी कानून या उसका प्रोविजन, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए फाइनल वर्डिंग्स कोर्ट के ही होंगे, और जो एग्जीक्यूटिव्स है, बोर्ड या कोई भी अधिकारी है, उनका जो इंटरप्रिटेशन है वह फाइनल नहीं हो सकता। Looked at from another angle, a circular which is contrary to the statutory provisions has really no existence in law. यदि दूसरे एंगल से देखा जाए तो जो सर्कुलर स्टेच्यूटरी प्रोविजन के विरुद्ध में है वह सर्कुलर कानून में उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं माना जाएगा। अर्थात जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किसी लॉ को डिक्लेयर किया है कि इसका यह इंटरप्रिटेशन है, उसके कॉन्ट्ररी क्लैरिफिकेशन यदि भूतकाल में भी यदि बोर्ड ने दिया है तो उस सर्कुलर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह कानून का जो इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने किया उसके सम्मत नहीं है। अब यहां पर इस पैरा के हिसाब से यह तो क्लियर है कि कोई भी करदाता या एसएसी है उसके लिए सर्कुलर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि एसएसी ऑलवेज कोर्ट के पास जा सकता है यह प्ली लेकर कि यह जो सर्कुलर में क्लैरिफिकेशन दिया है वह कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं है, और उसको कोर्ट अल्ट्रा वायर्स भी डिक्लेयर कर सकती है, स्ट्रक डाउन कर सकती है, और कानून का सही इंटरप्रिटेशन क्या है वह भी बता सकती है। लेकिन इसी जजमेंट के पैरा 7 के अनुसार रेवेन्यू अथॉरिटीज भी सर्कुलर को या सर्कुलर के अंदर जो क्लैरिफिकेशन दिया है उसको चैलेंज करते हुए अपील कोर्ट में फाइल कर सकती है। हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा होना बहुत ही कम चांसेस है, क्योंकि जब बोर्ड या कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी है उनके द्वारा कोई क्लैरिफिकेशन दिया गया हो तो उसको सबऑर्डिनेट अथॉरिटी चैलेंज करे, ऐसे चांसेस काफ़ी कम हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। तो यह तो बात हुई कि सर्कुलर की इम्पोर्टेंस क्या है। अब अभी जो 12 जनवरी को महाराष्ट्र स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्रेड सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा है कि अब तक वे
सीबीआईसी के द्वारा जारी सर्कुलर को मानते थे, लेकिन अब से वे अपने अलग से सर्कुलर इश्यू करेंगे। इसके बारे में मीडिया के एक सेक्शन में इस प्रकार का पिक्चर प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र का स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट और सीबीआईसी अब दोनों आमने सामने हैं और दोनों एक दूसरे की बातें नहीं मानेंगे। कुछ इस प्रकार का पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या वास्तव में पिक्चर इस प्रकार का है कि जिसके अंदर सीबीआईसी और स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है या दोनों के बीच में किसी भी मुद्दे पर तकरार है? सबसे पहले जो 2019 में ट्रेड सर्कुलर 39 इश्यू किया था, उसके अंदर महाराष्ट्र स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कहा था, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 164। एक्चुअली ये जो सेक्शन 164 है, यह मुझे लगता है कि सेक्शन गलत लिखा गया था। Hereby decides to adopt the circulars issued by the CBIC for the purpose of implementation of Maharashtra Goods and Services Tax Act 2017। अर्थात सीबीआईसी के द्वारा जो भी सर्कुलर इश्यू किए गए थे, उनको महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी एडॉप्ट कर लिया गया था, अपना लिया गया था। लेकिन इसमें भी एक बात स्पष्ट लिखी गई थी कि जहां पर महाराष्ट्र स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोई सर्कुलर इश्यू किया है जो सीबीआईसी के सर्कुलर से कॉन्ट्ररी हो, उसके अलावा कुछ अलग डायरेक्शन दे रहा हो, तो वह जो महाराष्ट्र स्टेट डिपार्टमेंट का सर्कुलर है वह प्रिवेल करेगा महाराष्ट्र गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए। यह जो सेक्शन 164 में क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 164 जो है वह पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स है। तो इसके अंदर रूल्स मेकिंग के पावर है, ना कि सर्कुलर इश्यू करने के। सर्कुलर इश्यू करने के लिए सेक्शन 168 महाराष्ट्र जीएसटी एक्ट के अंदर भी है। अभी जो 12 जनवरी को जो ट्रेड सर्कुलर इश्यू किया गया है, जिसके बारे में मैंने बताया कि कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, उसमें यह कहा गया है, अ री-एग्जामिनेशन ऑफ द सर्कुलर 39T of 2019 led to the consensus for the need to have a single source of information। ये एक सिंगल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो, इसकी आवश्यकता महसूस की गई है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ कम्युनिकेशन and so also to avoid confusion caused as to which circular instruction are to be followed in case where there are circular issued by CBIC as well as circular issued by the MGSTD, it is decided to withdraw trade circular 39T of 2019। तो जो कम्युनिकेशन की इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए और कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह निर्णय लिया गया है, ताकि एक ही सोर्स पर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। मुझे लगता है अब तक ऐसा था कि सीबीआईसी के सर्कुलर जानने के लिए जो सीबीआईसी की वेबसाइट है वहां पर जाकर देखना पड़ता था, और उनके बारे में कोई कॉन्ट्ररी सर्कुलर महाराष्ट्र स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ने इश्यू किया है या नहीं किया है, वह जानने के लिए महाराष्ट्र स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाना पड़ता था। लेकिन इस सर्कुलर के बाद अब जो भी सीबीआई का सर्कुलर होगा, उसमें उनको एग्जामिनेशन करके यदि महाराष्ट्र स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट को ठीक लगता है तो वैसा ही सर्कुलर इश्यू कर दिया जाएगा, और यदि उसमें कुछ बदलाव करना है तो बदलाव के साथ का सर्कुलर इश्यू कर दिया जाएगा। तो अब सारे सर्कुलर महाराष्ट्र स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे, अलग अलग वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस
ट्रेड सर्कुलर का यही मतलब है कि अब सारे सर्कुलर एक ही जगह पर मिल जाएंगे, जिसमें सीबीआईसी द्वारा जारी सर्कुलर को यदि उचित समझा जाएगा तो उनको एज इट इज रिप्रोड्यूस कर दिया जाएगा, और जहां पर बदलाव की आवश्यकता होगी तो बदलाव कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जहां तक जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन का सवाल है, वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सीजीएसटी डिपार्टमेंट है और विभिन्न स्टेट के जो एसजीएसटी डिपार्टमेंट है, उनके बीच में कोई मतभेद है भी नहीं और पहले भी नहीं थे, और इनके कोऑपरेशन से ही आगे का काम अच्छी तरह से चल सकता है। वही देश के इकोनॉमी के लिए और टैक्स इम्प्लीमेंटेशन, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवश्यक भी है। आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः, तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।